हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमको याद हो तो हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। बट सर, एक क्वेश्चन मैंने आपको कहा था पिछली क्लास से पिछली क्लास में कि मैं क्वेश्चन नंबर 10 क्लास में कराऊंगा, और वो एक्सरसाइज नंबर 1 का था, और मैंने पिछली क्लास में एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 10 करा दिया। तो वो क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 1 का वो पेंडिंग रह गया था। मैंने कहा था आप होमवर्क में ट्राई करना, आप कर लोगे, फिर भी मैं क्लास में कराऊंगा। वो क्वेश्चन पहले मैं आज करूंगा। आज की क्लास का टॉपिक का वो क्वेश्चन रहेगा। सॉरी। और दूसरी बात, आज हम एमसीक्यू अपने कंप्लीट करेंगे। आज छोटी सी क्लास होने वाली है, एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे और अपना क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट करेंगे। तो 10 ये वाला क्वेश्चन था जो मैंने आपको होमवर्क में तो दिया था, बट मैं इसको सोचा कि क्वेश्चन मैंने 10 भी लिखा था, पर मैंने इसको एक्सरसाइज 2 का समझकर मैंने एक्सरसाइज नंबर 2 का 10 करा दिया, पर वो भी कराना जरूरी था, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बिटवीन द मार्क्स इन क्वांटिटी मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, दो वेरिएबल हो गए, एक एक्स वेरिएबल क्वांटिटी मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स वाई हो गया, ऑब्टेन बाय द सर्टेन ग्रुप इज 7/11। तो सर आपको आर दे रखा है, रैंक कोरिलेशन दे रखा है 7/11। फिर आपको कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या होता है, डी किसका, इन रैंक का, रैंक का डिफरेंस का डी बोलते हैं, इक्वल टू 60, और सम ऑफ स्क्वायर तो डी स्क्वायर, तो देखो यहां पे लिखा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन रैंक, रैंक के जो डिफरेंस होगा उसका स्क्वायर 60 है, तो डी आपको दे रखा है। तो गिवन में आपको क्या गिवन है, गिवन क्या दे रखा है आपको आर दे रखा है 7/11, और आपको डी स्क्वायर सिग्मा डी स्क्वायर दे रखा है 60। ठीक है, इसके बाद कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ ग्रुप, तो ग्रुप में कितने नंबर थे, मतलब आपको एन निकालना है, तो एन कितने थे, एन आपको फाइंड आउट करना। बहुत सिंपल था, फॉर्मूला भी अप्लाई करते तो नाउ फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन, ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 1, यही होता है फॉर्मूला। अब आर आपको दे रखा है 7/11, बस इसमें डालना था और वैल्यू निकालनी थी। 6 सिग्मा डी स्क्वायर दे रखा है 60, एन को अंदर भेज दिया तो एन का क्यूब हो गया माइनस एन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मैंने क्या करा, इस 1 को उठाकर, अब मैंने क्या करा, ये देखो ये 60 है, तो पहले मैंने कहा भाई इस माइनस, ये माइनस किसका है, इसके लिए इसका है, ये इसका है माइनस, ठीक है। अब इसका माइनस है, इसको उठाकर पूरे को उठाकर मैं इधर ले आया, और 7/11 को उठाकर इधर ले आया। तो मैंने क्या करा, इस पूरे कैलकुलेशन को इधर, इस पूरे को इधर ले आया, क्योंकि ये माइनस में है तो इधर आके क्या हो गया, 6 × 60 अपॉन प्लस का हो जाएगा, एन की क्यूब माइनस एन, और ये वाला 7/11 इक्वल टू के उधर भेज दिया, तो ये हो गया 1 पहले से था इधर ना, ये प्लस का था, ये प्लस का है, उधर आगे क्या हो गया माइनस का 7/11। ठीक है, क्या समझ में आया। अब मैंने कैलकुलेशन करा, तो मैंने कैलकुलेशन करा दोस्तों, तो यहां पर मैं कैलकुलेटर निकाल ले रहा हूं अपना। तो 6 × 60 दैट इज 360, 360 डिवाइड बाई एन का क्यूब माइनस, इधर एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम आया 11 - 7 अपॉन में 11, तो 11 - 7 आपके पास 4/7 बच गए, 4/11, ये हो गया 360 डिवाइड बाई एन की क्यूब माइनस एन, ये हो गया 4/11, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 11 चले आएगा 360 के पास, तो 360 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल टू 4 एन की क्यूब माइनस एन, तो ये हो गया 360 मल्टीप्लाई बाई 11 कर देंगे, 360 मल्टीप्लाई बाई 11 दैट इज 3960, 3960, 4 को अंदर भेजा, अच्छा 4 को उठाकर नीचे डिवाइड में ले आते हैं, अंदर क्यों भेजेंगे, डिवाइड में ले आते हैं, तो ये हो गया एन की क्यूब माइनस एन, तो इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो आया 990, 990, तो इसको 4 से डिवाइड 990 इज इक्वल टू एन की क्यूब माइनस एन। तो अब मैंने क्या करा, ध्यान से ना, इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा, ध्यान से सुनना। एन कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया, तो एन का स्क्वायर माइनस एन 1 था, ये पहले से था, है ना, ये इसको तो अंदर भेजा था। अच्छा, इसकी स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर कुछ भी करे तो 1 ही होगा, तो आपको पता है एक फॉर्मूला बन गया 990, फॉर्मूला बन गया, ये हो गया एन का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार हो गया ए माइनस बी, एक बार हो गया ए प्लस बी, ये फॉर्मूला बन गया दोस्तों। इसके पीछे रीजन दे दिया मैंने कि भाई ये फॉर्मूला आया, तो इस पे लगाइए, तो एक बार n - 1 हो गया और एक बार n + 1 हो गया, ये समझ में आया आपको। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको तरीका होता है एक सॉल्व करने का, तरीका क्या है, देखो अगर मैंने कहा तो पहले तो मैं तरीके से लाता हूं, मैंने क्या करा n + 1 आगे ले आया, फिर n होगा,
फिर n माइनस वन होगा। देखो एक असेंडिंग, एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म बन गया। देखो अगर n की वैल्यू, मैंने कहा n की वैल्यू आपके पास कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए मैंने इसको माइनस को इधर माइनस कर दो, इधर प्लस कर दो। असेंडिंग ऑर्डर में कॉन्जिक्यूटिव टर्म बना रहा हूं, ऐसे मान लेते ध्यान से सुनना, समझो कॉन्सेप्ट आपको भूल गए हो पर ध्यान समझना क्या है। मैंने कहा n की वैल्यू मेरी 1 है, मान लिया, लेट कर लिया n की वैल्यू 1 है, सॉरी 2 मान लिया, 2 जीरो आ जाएगी, तो n की वैल्यू 2 है। तो अगर मैंने इधर 2 रखा n की जगह पर तो क्या बन गया, 2 माइनस 1 1, फिर ये n की जगह पर 2 हो गया, फिर कॉमा ये हो गया 3। तो आप देख रहे हो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है 1 2 3 और क्या चल रहा है, असेंडिंग में चल रहा है। तो मैंने क्या करा दोस्तों, एक सॉल्व करने का तरीका होता है इसको, अगर ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म में है, अगर ये पूरा एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म का मतलब एक के बाद एक के बाद एक, मतलब 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर n की वैल्यू 10 होती है तो ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11। अगर n की वैल्यू 15 है तो ये हो गया 14, ये हो गया 15, ये हो गया 16। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म बनेगा एक। तो इस 990 को भी मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ, ऐसे कॉन्जिक्यूटिव टर्म बनाता हूँ जिससे मेरा बन जाएगा। देखो मैंने करा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 11 बन गया कॉन्जिक्यूटिव टर्म। 9 10 11 क्या बना, 9 10 11। ठीक है, तो यही एक में ऐसा था, इसलिए मेरे को ये कराना पड़ा, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाते इसको। तो क्या बन गया दोस्तों, 9 10 11। समझ में आया कैसे करना। अगर उधर कॉन्जिक्यूटिव टर्म है तो देखो n माइनस 1 ये हो गया एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म, ये हो गया दूसरा कॉन्जिक्यूटिव टर्म, ये हो गया। तो अगर n की वैल्यू 10 डाल दो, n की वैल्यू 10 डाल दो तो ये क्या हो गया 9 10 11। आया समझ में। तो ये भी कॉन्जिक्यूटिव, ये भी। तो आपने अगर हल्का सा भी आगे पीछे कर दिया ना तो गलत हो जाएगा सर, क्योंकि एक गलती, अगर आप ये वाला डिसेंडिंग है, देखो आपने लिखा n प्लस 1 फिर n फिर 1 n लिखा तो ये हो जाएगा 11 10 9। एक तरीका ऐसा लिखना है, तो उधर भी 11 10 9 करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हो तो उधर भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। ध्यान समझ में आ रही है आपको क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा n माइनस 1 n और 6 लिया मैंने। तो अब इसको सॉल्व कैसे करूं, सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक तो n माइनस 1 और n, ये हो गया कौन सी, पहले माइनस कर। देखो अगर मैं n की वैल्यू 10 डालता हूं तो ये 9 हो गया और ये 10 हो गया, तो एक मल्टीप्लायर 9 के बाद 10। तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा 3 इंटू 2 तो सही रहेगा। 3 और 2 पहले बड़ा फिर छोटा, और यहाँ पर पहले छोटा फिर बड़ा, गलत हो जाएगा। या तो 2 इंटू 3 करो और 9 इंटू 10 तो अभी सही आएगा। तो ये n, इसको अगर आपने इसको 6 को ऐसे खोल दिया तो गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ऐसे नहीं खोलना, कैसे खोलना है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म में खोलना है, जो 2 इंटू 3 खोलना है, 3 इंटू 2 नहीं खोलना, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में आपको कैसे करना है सॉल्व। तो ये 2 इंटू 3 खोलोगा सर, 3 इंटू 2 कर लो, 2 इंटू 3 कर लो, गलत हो जाएगा। एक ही तो बात है सर, बात एक ही नहीं है, बात है यहाँ पर हम n की वैल्यू, मैं इसकी वैल्यू इसको पुट करूंगा, इसकी जगह पर इसको पुट करूंगा। तो अब मैं n माइनस 1 की जगह पर ये पुट करूंगा। देखो तो सब में n की वैल्यू एक ही आएगी, n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 आई एक वैल्यू, एक बार n की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, और एक बार n प्लस 1 इज इक्वल टू 11 आ गया। देखो अब तीनों से देख लो n की एक ही निकलेगी। अगर आपने आगे पीछे कर लिया ना तो n की वैल्यू तीनों में अलग अलग आ जाएगी। तो n की वैल्यू तो एक ही होनी चाहिए ना। तो n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, तो n की वैल्यू इधर क्या बन गया 10। देखो 10 आ गया ना। अगर सही कॉन्जिक्यूटिव नंबर लोगे तो आपको इधर तो n की वैल्यू 10 है ही, और इधर n 11 माइनस 1, तो n बराबर क्या हो जाएगा, इधर भी 10 हो गया। तो इधर में n निकालना था, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू, हमें नंबर सब चाहिए था ना, n इज इक्वल टू 10 आ गया हमारा आंसर, राइट। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन में ये समझने लायक था जो मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। ओके दोस्तों, अब हम बढ़ रहे हैं एमसीक्यू में और एक करके एमसीक्यू खत्म करते हैं। तो एमसीक्यू देखते हैं, एमसीक्यू में हम बढ़ते हैं आगे, तो एक ही करके एमसीक्यू खत्म करते हैं। एमसीक्यू बहुत सारे हैं, शुरू से लेके चलते हैं। तो यहां से मैं चालू कर रहा हूं एमसीक्यू अपना। एमसीक्यू चालू कर रहा हूं दोस्तों। तो पहला एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बाय एवरेज डाटा आर द डाटा कलेक्ट टू वेरिएबल, मोर देन टू वेरिएबल साइमल्टेनियसली। बिल्कुल सही सर, सी। बाय एवरेज का मतलब तो 2 होता है, पर 2 वेरिएबल डाटा जो है, डाटा जो कलेक्ट होगा वो इकट्ठा होगा एक साथ, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। तो सी इज द राइट आंसर होगा। 2 वेरिएबल या मोर देन तो 2 नहीं होगा, 2 वेरिएबल होगा, पर 2 वेरिएबल डाटा जो कलेक्ट करेंगे वो इकट्ठा करेंगे सर। तो बाय एवरेज, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं कोरिलेशन की, इधर 2 वेरिएबल होते हैं, एक x और एक y, तो इकट्ठा होता है ना, जब बात दोनों होती है तो इकट्ठा होगा, तो साइमल्टेनियसली कलेक्ट करेंगे। तो सी इज द राइट आंसर। पहले का आंसर क्या है, पहले का आंसर मेरा सी है, सी।
ठीक है, अब दूसरा आंसर क्या है? दूसरा, सिंपल कोरिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, सिंपल कोरिलेशन को क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर कोरिलेशन बोलते हैं दोस्तों। सिंपल कोरिलेशन को क्या बोलते हैं? लीनियर कोरिलेशन। ए, लीनियर कोरिलेशन, ठीक है। सिंपल को क्या बोलते हैं? लीनियर कोरिलेशन भी कहते हैं। अच्छा, सी हमारा क्या है? इफ हाई वैल्यू ऑफ वन ट्रेंड टू लो वैल्यू, हाई से लो जा रही है ऑफ अदर वैल्यू, दे आर सेड टू बी, पहले हाई था तो मैंने कहा पहले 5 था, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, तो बड़े से बड़े होने के बाद छोटा होता है, धीरे उल्टा जा रहा है, बड़े से छोटा जा रहा है। तो ये बताओ कि ये नेगेटिव कोरिलेशन हो गया, इनवर्स कोरिलेशन हो गया, बोथ हो गया है, नन हो गया? तो समझे भाई एक से तो पता नहीं सकता मैं नेगेटिव है, मैंने कहा वाई वेरिएबल बड़े से छोटा जा रहा है, एक तो नहीं बता सकता ना, जब दूसरा होना चाहिए तभी तो बताऊंगा। मैंने कहा दूसरा वेरिएबल है 1 2 3 4 5, तो अब ये छोटा, ये बढ़ रहा है, ये छोटा हो रहा है, तो ये हो गया इनवर्स, उल्टा, एक बढ़ रहा है घट रहा है। पर ऐसे भी तो सकता है एक्स तो कुछ भी हो सकता है ना, एक्स भी हो सकता है 5 10 9 8 7 6, ऐसे भी तो सकता है एक्स में कोई बाउंडेशन थोड़ा है। हमने कहा इफ हाई वैल्यू ऑफ वन ट्रेंड एक वेरिएबल की हाई वैल्यू से लो वैल्यू की तरफ जा रहा है, सिर्फ एक, या तो एक्स वेरिएबल जा रहा है या वाई जा रहा है, तो मैंने कहा वाई वेरिएबल जा रहा है हाई से लो की तरफ, तो एक्स वेरिएबल लो से हाई की तरफ भी हो सकता है, हाई से लो की तरफ भी हो सकता है, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव और इनवर्स तो एक ही हो गया, नेगेटिव और इनवर्स तो एक ही मतलब हुआ, तो ये नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इनवर्स भी होता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, तो बोथ इज अ राइट आंसर। आया समझ में आपको? अगर ये दोनों वेरिएबल सुना, अगर यहां लिखता हूं वन ट्रेंड की जगह दोनों ट्रेंड, बोथ ट्रेंड आर गोइंग हाई टू लो, बड़े से छोटे की तरफ, तो दोनों घट रहा है, तो घट रहा है तो डायरेक्ट हो गया ना, एक वेरिएबल घटता है तो दूसरा भी घटता है, और इनवर्स क्या हो गया? एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। समझाया था मैंने थ्योरी वाली क्लास में? हाँ जी, तो बोथ इज अ राइट आंसर। चौथा हमसे कह रहा है द कोरिलेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव। कब होगा पॉजिटिव? जब एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, जब एक घटेगा दूसरा भी घटेगा। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज मूव इन अ सेम डायरेक्शन, एक तो ये हो गया। व्हेन वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल मूव इन अ अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल विल नॉट चेंज, पॉजिटिव कोरिलेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव, जब कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो दोस्तों यहां पर इसका आंसर गलत होगा। पॉजिटिव कोरिलेशन तब होगा जब दोनों ही वेरिएबल एक डायरेक्शन में जाएगा। अब अगर r की वैल्यू 0, तो ये 0 ना ही पॉजिटिव होता ना ही नेगेटिव होता, तब आता व्हेन द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल विल नॉट चेंज, देन द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल विल नॉट चेंज। तो हमने कहा मान लो x की वेरिएबल है 2 और y भी 2 है, 3 तो y भी 3, 4 तो y भी 4, 5, हाँ हो सकता है। सी इज राइट आंसर, सी हो सकता है कि भाई नॉट चेंज का मतलब क्या है? दोनों वेरिएबल चेंज नहीं हो रहे। अगर दोस्तों इसका पहला आंसर है, सी आंसर नहीं होगा इसका, क्योंकि नोट चेंज में तो भैया चेंज होना चाहिए, एक डायरेक्शन में जाना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूं, पॉजिटिव मैंने पढ़ाया था और मैंने लिखवाया भी था उसको, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं, जहां मैंने लिखवाया था मैंने दिखाता हूं, यही कहीं होगा मेरा लिखा हुआ, मैं निकालता हूं उसको। देखो दोस्तों पहली क्लास में मैंने समझाया था, इफ टू वेरिएबल आर मूव इन अ सेम डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन, कहते हैं ना उसको। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? द कोरिलेशन इज सेड टू पॉजिटिव कब होगा? जब व्हेन टू वेरिएबल मूव इन अ सेम डायरेक्शन। तो इसमें बुक का आंसर गलत है, बुक का आंसर इधर गलत है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, ये मेरी पहली क्लास का ये नोट्स है, ये देखो फर्स्ट क्लास का स्टडी नोट नंबर 5 आया समझ में आपको? तो ये हमने पहली क्लास में सीखा था। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? फोर्थ का आंसर क्या होगा? फोर्थ का आंसर ए हमारा, बुक में गलत दे रखा है, बुक में आपका दे रखा है, बुक में क्या दे रखा है आप चेक करो एक बार, मैं देखता हूं अपने फोन में, एक मिनट। बुक में 4 का आंसर सी दे रखा है सर, बुक में गलत है आंसर, बुक में रॉन्ग आंसर है ए। पॉजिटिव का मतलब होता है जब एक वेरिएबल सेम डायरेक्शन में जाए। आ जाओ तो फिफ्थ आंसर देखते हैं भाई, इफ द एज ऑफ एप्लीकेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड द प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कोरिलेशन। आप सभी बात सुनना, एलआईसी का पता है हमको, लाइफ इंश्योरेंस होता है। लाइफ इंश्योरेंस मतलब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, तो अगर एक बच्चा है अभी भी नया न्यू बॉर्न बेबी है और उसका एलआईसी करा दिया, मान लो वो 5 साल का है, तो एलआईसी करा, जो उसका प्रीमियम होता है ना दोस्तों, आप मेरी बात समझो, जितना एज कम होती है उतना प्रीमियम भी कम होता है, जितनी एज कम होती है उतना प्रीमियम भी कम होता है। जैसे मैंने अपनी एलआईसी करा रखी है तो मेरा प्रीमियम जाता है, मान लो हम समथिंग 3000 4000 3000 6 मंथ का प्रीमियम जाता है।
मेरे फादर का प्रीमियम जाता है 5,000 6 मंथ का, ऐसे समझ। तो भैया जिसकी जितनी एज होगी, एज के हिसाब से प्रीमियम बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे एज होगा तो मरने के चांसेस क्या होंगे दोस्तों, ज्यादा होंगे। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, अगर कोई किसी का LIC करा रखे, लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है और उसकी डेथ हो जाती है तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देती है ना। तो लाइफ का इंश्योरेंस कराना हुआ, तो जैसे जैसे एज ज्यादा होगी तो उसका प्रीमियम भी तो ज्यादा होगा, तो आपको हर टाइम प्रीमियम जो भरना पड़ता है लाइफ इंश्योरेंस में, LIC में जो प्रीमियम होगा वो ज्यादा होगा। तो एज कम प्रीमियम कम, एज बढ़ेगी प्रीमियम बढ़ जाएगा, फिर बढ़ेगी एज फिर प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो क्या हो गया, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है एज और प्रीमियम। अगर 5 साल का है तो प्रीमियम मान लो 500 रुपए हो गया, अगर 6 साल का है तो 600 रुपए हो गया, अगर 10 साल का है तो 1000 रुपए हो गया। तो एज जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे प्रीमियम भी बढ़ रहा है। तो क्या हो गया, पॉजिटिव इन नेचर, पॉजिटिव कोरिलेशन। आया समझ में? तो ऊपर वाला आपको पता चल गया, गलत होगा अब ये। द कोरिलेशन बिटवीन सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक एंड डे ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल सही। बट जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटने से ठंड बढ़ती है, आपको पता होगा। टेम्परेचर जितना कम होगा तो ठंड बढ़ेगी, और ठंड आएगी तो कोल्ड ड्रिंक की सेल कम होगी। तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उतनी सेल भी बढ़ेगी कोल्ड ड्रिंक की, टेम्परेचर घटेगा सेल भी, तो पॉजिटिव इन नेचर। आगे समझ में? ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, 3 के नंबर बोलते हैं। एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ्स, तो वाइफ्स नहीं है दोस्तों, ये क्या है, वाइफ है, वाइफ। हस्बैंड की एज और वाइफ की एज भाई सेम डायरेक्शन में जाएगी नहीं जाएगी? अगर हस्बैंड की एज बढ़ेगी तो वाइफ की क्या रुक जाएगी, कम होगी या बढ़ेगी? उसकी भी बढ़ेगी यार, सिंपल सी बात है। अगर पति की एज बढ़ रही है तो उसकी बीवी की भी एज बढ़ जाएगी भाई, हस्बैंड और वाइफ की एज दोनों की एक साथ इकट्ठे बढ़ेगी, तो पॉजिटिव कोरिलेशन। कितना सिंपल है। आर की वैल्यू वट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, अगर हमने इसका स्क्वायर करा तो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव ओनली। बिल्कुल सही, सिंपल सा क्वेश्चन है। 8 का आंसर क्या है, बी है भाई। आर की वैल्यू वट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू कुछ भी हो ऐसा बोल रहा है वो। आर की वैल्यू चाहे +1 हो चाहे -1 हो, अगर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी ना स्क्वायर करने पे। अच्छा 9 क्वेश्चन मैंने शायद करा दिया था, टिक लगाया हुआ है। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन लाई बिटवीन -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। 9 क्वेश्चन हो गया। 10 देखो, व्हाट आर द लिमिट ऑफ कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, व्हाट आर द लिमिट ऑफ कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट। भाई लिमिट क्या होगी, कोरिलेशन कहां से कहां तक होगा बताना जरा, -1 से 1 के बीच में, इंक्लूडिंग द लिमिट। तो -1 के और 1 के बिटवीन, बिटवीन लिखा होता है सर, यहाँ पे क्या लिखा है, लाई बिटवीन, तो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो इंक्लूडिंग दी लिमिट्स, लिमिट्स के अंदर होगी, तो ये बी इज द राइट आंसर। तो व्हाट आर द लिमिट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की लिमिट क्या है, -1 से 1 के बीच में लिमिट। ठीक है, आओ दोस्तों, इफ y is equal to a plus bx then what is the coefficient of correlation between x और y। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर y की वैल्यू a plus bx है, ठीक है, ये x y वेरिएबल हो गया, ये x वेरिएबल हो गया। अगर मैंने कहा x की वैल्यू, तो कह रहा है देन व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x और y के बीच में क्या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा, 1 होगा, -1। सर 1 और -1 कैसे बता सकते हैं जब तक हमें कोई वैल्यू नहीं दे रखे हो। हम क्या कहेंगे, 1 और -1 दोनों हो सकती है, 1 भी हो सकता है -1 भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू अगर b की वैल्यू, अगर ये b की वैल्यू, देखना हम क्या करते थे, याद आ रहा है आपको, मैंने सिखाया था एक बार पिछली क्लास में, जब ये भी ऐसी क्वेश्चन आते तो हम क्या कर लेते, a वाले कॉन्स्टेंट को इग्नोर करते थे और जिसके बाद x होता है बराबर में ले लेते थे, ऐसे करते थे, तो इससे ये बना देते थे। अब अगर b की वैल्यू 0 से छोटी होगी, अगर b की वैल्यू 0 से छोटी होगी, तो मैंने कहा y इज इक्वल टू g की वैल्यू क्या है, -1, तो x भी क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी, -1 में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। अगर b की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, अगर b की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, मैंने कहा पॉजिटिव वन आएगा, तो 0 से बड़ा पॉजिटिव होगा। अगर b की वैल्यू 0 से कम होगी तो नेगेटिव होगा। तो अगर b की वैल्यू 0 से कम हो गई तो y भी कम हो जाएगा, y भी नेगेटिव आ जाएगा। अगर b की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो y भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 कब होगा, 1 कब होगा जब b की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, -1 कब होगा जब b की वैल्यू 0 से छोटी होगी। आया समझ में, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम हेल्प अस टू फाइंड द नेचर ऑफ कोरिलेशन टू वेरिएबल, बिल्कुल सही है, सिंपल सा है। स्कैटर डायग्राम क्या करता है, नेचर ऑफ कोरिलेशन बताता है भाई। कोरिलेशन स्कैटर डायग्राम याद है, बताया था पॉइंट 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 डॉट डॉट ऐसा बढ़ेगा, और जितना क्लोज होगा उतना तो हाई कोरिलेशन होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। तो फाइंड द नेचर, नेचर बताता है कोरिलेशन के, दो वेरिएबल के बीच का नेचर क्या, नेचर मतलब क्या, मॉडरेट, हाई, लो, पॉजिटिव, परफेक्ट, है ना, वो होता है नेचर। ठीक है, 13 क्वेश्चन में 13 में देखो, 13 स्कैटर डायग्राम इज कंसीडर्ड फॉर मेजरिंग
लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, और कर्व लीनियर रिलेशनशिप। कर्व मतलब आपके पास एक तो सीधा हो गया लीनियर, और कर्व मतलब ऐसे। याद आ रहा है आपको, मैंने सिखाया था। लीनियर का मतलब क्या है, ये तो सीधा जा रहा है ऐसे, और कर्व का मतलब क्या, थोड़ा मुड़कर। और मैंने सिखाया था दोस्तों, ये मैं आपको दिखा देता हूं, हमने नोट्स सीखा उसमें, जब हमने सीखा था ये नोट्स। अब पहली क्लास में ही सिखाया था मैंने, यहां तक मुझे याद है। फिर दिखाना भी होता है ना, कभी टाइम हो गया। देखो पार्शियल, देखो लीनियर में क्या होता है, सीधा होता है, और ये क्या है, कर्व है ना। नॉन लीनियर बोलते हैं इसको, और उनको प्यार से बोलते क्या, कर्व। आ रहा है समझ में? तो दोनों हो सकते हैं ना कोरिलेशन। देखो कर्व भी सिखाया था, ये देखो कर्व जा रहा है, ठीक है, और वो लीनियर भी सिखाया था। तो लीनियर नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर को ही क्या कहते हैं हम, कर्व लीनियर। ये क्या हो गया, नॉन लीनियर। तो दोनों हो सकते हैं, दोनों सिखाए थे, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी इज अ राइट आंसर। आया समझ में? If the plotted point in a scatter diagram lie from upper left to lower left, मतलब कहां से, upper left to lower left, then the correlation is, बता दो भाई, अब तो सिंपल है। कहां से जा रहा है, अपर लेफ्ट। अपर एक तो ऊपर है और लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट में ले लिया, ठीक है। एक होता है अपर राइट, तो राइट यहां होता है, तो यहां से यहां जाता है, तो ये। तो अभी क्या कह रहा है, अपर लेफ्ट टू लोअर लेफ्ट, लोअर राइट, लोअर राइट, नीचे का राइट और अपर लेफ्ट, तो यहां से यहां जा रहा है पॉइंट। तो बताओ क्या होगा ये, बताओ दोस्तों क्या होगा, सोचो सोचो क्या होगा। सर नेगेटिव, कहां जा रहा है ये, नेगेटिव साइड में, नीचे की तरफ जा रहा है, और पॉजिटिव कैसे होता है, ऐसे। तो नेगेटिव इज द राइट आंसर। आ रहा समझ में? तो इसका डायग्राम क्या आएगा, मैं बता देता हूं। इसका डायग्राम क्या है, ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव इन नेचर हो गया, ठीक है। 14 हो गया, तो सिंपल से है। अच्छा 15, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ एक्स और वाई, मुझे दे रखा है क्या, आर दे रखा है 0.28, कोवेरियंस दे रखा है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई दे रखा है 7.6, और वेरियंस दे रखा है 9 एक्स का। तो मैं इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल सकता हूँ 3, स्टैंडर्ड डिवीजन 3 हो गया एक्स का, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई नहीं आ जाएगा। याद है कराया था, फॉर्मूला क्या होता है बताना जरा, आर इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। आर कितना रहेगा 0.28, आर इधर रखा है 0.28, और कोवेरियंस ऑफ 7.6, ये दे रखा है 3, और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई निकाल देंगे। तो देखो 7.6 डिवाइडेड, पहले तो 3 को 0.28 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कर लेना जरा, करना जल्दी से। 0.84 आ गया, 7.6 डिवाइड बाई 0.84, यह है 9 पॉइंट करीब 9.04, ये रहा 9.04 मतलब 9.05, 047 है, 9.047 आ रहा, तो 7 का अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया 9.05। सी इज द राइट आंसर। 15 का क्या हो गया दोस्तों, सी हो गया। इफ द टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, द कोवेरियंस एंड द वेरियंस एक्स एंड वेरियंस ऑफ वाई, देखो ये पहले वाला होगा कोवेरियंस, दूसरे वाले वेरियंस ऑफ एक्स, और दूसरे वाला वेरियंस ऑफ वाई। तो बताओ कोरिलेशन निकाल दूंगा, बिल्कुल निकाल देंगे आराम से। अब इसमें आर निकालना है, फॉर्मूला वही है भाई। देखो यहाँ पर रिस्पेक्टिवली लिखा है, रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, कोवेरियंस आगे वाला, वेरियंस ऑफ एक्स फिर उसके बीच वाला, फिर वेरियंस ऑफ वाई, आगे वाला पहले को कंसीडर कर रहा है, दूसरे वाला दूसरे को कंसीडर कर रहा है। रिस्पेक्टिवली का मतलब कह रहा है आर निकालो, यही तो फॉर्मूला होता है। ये देखा 40, 16 का ये वेरियंस है, तो वेरियंस क्या होगा 4 होगा, और 256 का रूट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 16, तो ये होगा 4 हो गया, इधर 16 हो गया। तो ये बता दो 16 चौके 64, तो 40 डिवाइड बाय 64 दैट इज 0.625। लो भाई, नहीं आया समझ आपको, आगे है समझ भाई। कोवेरियंस 40 ऊपर रखा, स्टैंडर्ड डिवीजन है, ये तो वेरियंस है ना, देखो वेरियंस ऑफ एक्स, तो स्टैंडर्ड डिवीजन करने के लिए वेरियंस का रूट करना पड़ेगा 4, और इसका रूट करेंगे 16, तो 16 चौके 64 आर, तो आर की वैल्यू क्या आ गई इधर 0.625, सॉल्व करने पे हो गया 16 भी। 17 क्वेश्चन, इफ द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इरा 2x plus 3y plus 4 is equal to 0, then the value of correlation between x and y, x और y की वैल्यू ऑफ कोरिलेशन क्या होगा। तो मैंने कहा था इसको भूल जाना आप कांस्टेंट को, तो 2x बराबर 3y हो जाएगा, माइनस का 3y, 2x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस का 3y। अगर मैं इन केस में यहां पर, ठीक है, याद आ रहा है आपको, मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए थे जिसमें हम कहते हैं कांस्टेंट को जिसके साथ वेरिएबल होता है वो ले लेते हैं, बाकी कांस्टेंट भूल जाते हैं। तो मैंने कहा देखो, 2x बराबर 3y, 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 2x
मैं दोबारा बता देता हूँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते तो सोल्व करने वाले नहीं होते। 3y प्लस 4 इजिकल टू 0, पहले तो कांस्टेंट को हटा दो यहाँ से, तो 2x प्लस 3y इजिकल टू 0 हो गया। फिर -3 को उधर ले जाएंगे, प्लस 3 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा, माइनस का, देखो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया, तो x इजिकल टू क्या हो गया, -y, और x इक्वल टू -y का मतलब क्या हुआ कि अगर x y की वैल्यू, अगर y की वैल्यू 1 पुट कर दी तो दोस्तों हमारा क्या आएगा, x -1 आ जाएगा, तो ये क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो इसलिए नेगेटिव कोरिलेशन जाएगा ये हमारा, सी इज द राइट आंसर, नेगेटिव जाएगा, -1 इसकी वैल्यू रहेगी। क्लियर हो गया दोस्तों, ऐसे फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ पर x प्लस होता तो मैं क्या करता, 1 जाता, ठीक है, -1 या 1 होगा, दो ही चीज हो सकती है, परफेक्ट जाएगा दोस्तों। कोवेरिएंस दे रखा है uv का 3, तो मेरे को r निकालना, तो 3 ऊपर रखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मतलब वेरिएंस दे रखा है, तो रूट निकालेंगे 4.5, देखो ये दे रखा है u का 4.5, तो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन तो u होता है ना, ये तो वेरिएंस होगा, तो रूट करेंगे 4.5 का, तो 4.5 का रूट कर देंगे तो आएगा 2.12 आ रहा है मल्टीप्लाई, और ये 5.5 का रूट कर लो, यह है 2.35 मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 3 रहेगा, तो 2.35 मल्टीप्लाई बाय 2.35 मल्टीप्लाई बाय 2.12, यह है 4.98, तो 4.982, तो 3 डिवाइड बाय 4.982, पॉइंट का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर बस होता है 0.60216, तो ये आ रहा है, तो 0.602 ये आ गया। भाई समझ में आया ना आपको, वही चीज है ये, u और v, x और y की जगह u और v कर दिया, यहाँ पर कोवेरिएंस है, ये वेरिएंस होता है, देखो जिसके में स्क्वायर लगता है वेरिएंस होता है, ठीक है, ये आपको बता रखा है मैंने स्टैंडर्ड डिवीजन वाली क्लास के अंदर। अब भाई इसका तो निकाल ही लोगे, व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, रैंक से निकाल लेना, रैंक कोरिलेशन से, ये आपको कर लेना भाई, ठीक है, होमवर्क दे दिया मैंने, ये आप निकाल लेना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है रैंक कोरिलेशन में, 20 में, 20 वाले क्वेश्चन के अंदर हम पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है भाई, मैक्सिमम। अच्छा मुझे बताओ -1 मिनिमम होगा या +1 मिनिमम होगा, सर -1 ही जब मिनिमम वैल्यू होती है, -1 छोटा हो गया ना, और +1 क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, और 0 मिडिल वैल्यू होगी, तो बताओ मैक्सिमम क्या होगा, +1, सिंपल। भाई रैंक कोरिलेशन में मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है भाई, +1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो मैक्सिमम तो +1 ही रहेगा। 21 द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ रैंक इज, the sum of the difference of rank is 1, -1, 0 और none। sum of the difference क्या रहा है कि भाई आपके पास रैंक 1 है और रैंक 2 है, मैंने कहा यहाँ पर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 1 2 3 रैंक आ गई, यहाँ पर आ गया 2 3 और यहाँ पर आ गया 1, 3 ही मेरे को बोला, मैंने ऐसे रैंक दे दी, तो मैंने कहा इसका डिफरेंस निकालेंगे, R1 - R2, तो 1 में से 2 गए तो -1 आ गया, 2 में से 3 गए तो ये -1 आ गया 2 में से, और 3 में से 2 गए 2 आ गया, ये क्या होगा, 0, ऑलवेज 0। अब मैं कोई और ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो R1, सर आपने तो 3 लिया, 4 लेकर दिखाओ, मैंने कहा लो भाई, तो मैंने कहा 4 ले लिया, तो मैंने कहा 4 एक रैंक पहले हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 1 हो गया, फिर 3 हो गया, कुछ भी ले लो सर, कोई भी ले लो, रैंक 2, ये मैंने कहा 1 हो गया या 3 हो गया या 2 हो गया या 1 हो 4 हो गया, 4 रैंक रही ना, 4 मतलब रैंक दे दी मैंने आपको। अब डिफरेंस निकालना, 4 में से 1 गए 3, 2 में से 1 गए -1, 2 में से 1 में से 2 गए -1, और 3 में से 1 गए -1, देखो ऑलवेज 0, -3 हो गया -3 हो गया, हमेशा जो सम ऑफ द डिफरेंस रैंक का डी स्क्वायर नहीं कह रहा, सिर्फ डिफरेंस कह रहा हूं, तो हमेशा क्या होगा, वो 0 होगा। कोई भी रैंक ले लो आप, जितना भी अभी रैंक के क्वेश्चन करे ना आपने, सब में देख लो, जो उसका डिफरेंस आया होगा ना, उसका हमेशा सम क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है भाई, समझ में आ गया आपको। फॉर द ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट, तो n आपके पास 8 हो गया, द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ रैंक स्क्वायर ऑफ मैथ एंड स्टैटिक वाज 50, तो मतलब सिग्मा डी स्क्वायर दे रखा है आपको 50। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन, तो 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n माइनस n का n की क्यूब माइनस n बोल सकते हैं, है ना, नहीं निकाल सकते क्या, होमवर्क निकालना भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, घटिया सा। 10 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब n आपको दे रखा है 10, नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन वाज फाउंड टू बी 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, तो भाई कॉन्करेंट मतलब r ऑफ क्या निकालनी है, r ऑफ c निकालना है। फॉर्मूला क्या आता था, प्लस माइनस रूट में प्लस माइनस क्या होता था, 2c माइनस n अपॉन में n, c आपको दे रखा है, नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन 4, ये आपको c हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस रूट में प्लस माइनस, तो 2 × 4 माइनस 10 अपॉन में 10, सॉल्व कर ले भाई, दिख तो रहा है ना आपको, मैं यहां कर देता हूं प्लस माइनस
2 4 जा 8 माइनस 10 अपॉन में 10, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस सिखाई थी पिछली क्लास में ही, माइनस 2 अपॉन में 10। अब जरा ध्यान दो, जो माइनस होगा सब जगह माइनस हो जाएगा, तो माइनस ये होगा माइनस, और यहाँ पर हो गया 2/10, माइनस का था तो 2 डिवाइड बाई 10 कर दिया, तो 0.2 आ गया, वो भी माइनस का। तो मैंने कहा था अंदर जो साइन होगा ये वाला वो हर जगह वही होगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो माइनस ये हो गया प्लस 0.2, तो 0.2 का कर दिया रूट, तो आ गया 0.44 माइनस 0.447, तो 45 आ गया। देखना भाई, ये रहा 0.2 लिख लो ना, 0.2 भाई ये गलत है, प्लस दे कैसे दे रखा है दोनों के दोनों, एक नेगेटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होगा, दोनों प्लस दे रखे ना, देखो दो ऑप्शन सेम जैसे, एक नेगेटिव होगा, कौन सा होगा नेगेटिव ऑप्शन, तो ये आप आंसर में जाकर चेक करो एक बार कि ए और बी में आंसर कौन सा है, आंसर जो भी होगा उसी के अंदर नेगेटिव होगा। तो 23 का मैं देख रहा हूं, 23 का डी दे रखा है -1/3, 1 मिनट डिवाइड बाय 3, नहीं इम्पॉसिबल है सर, डी तो हो ही नहीं सकता किसी हालत में। सर हमारे से थोड़ी गलती हो गई, याद है मैंने आपको सिखाया था पिछली क्लास में n 10 होता है, और n से मेरा छोटा वाला n हमेशा 1 कम होता है, अगर आपको याद हो तो मैं आपको दिखाया था पिछली क्लास के अंदर भी दिखाता हूं आपको, कॉन्करेंट डेविएशन सिखाया था मैंने, और मैं दिखाया था मैंने कि आपके पास, एक मिनट, ये देखो हमारा क्या था n 1 2 3 4 5 6 7, 7 था हमारा, बड़ा वाला n कितना है, हमारे पास टोटल नंबर 7 है, पर छोटा वाला n कितना आया था, 6 आया था। क्यों आया था, क्योंकि एक ऊपर वाला एलिमेंट छोड़ देते थे, तो 1 2 3 4 नंबर ऑफ n कितना होगा, तो यही हमारे यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर मार खा गए हैं, 10 पेयर तो बड़ा वाला n हुआ, तो इससे एक तो पहला वाला छोड़ेंगे क्योंकि उससे कम देखेंगे साइन को, तो ये हो गया 9 होना चाहिए था, दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करते हैं इसको दोबारा, n कितना हो गया, 9 हो गया। अब आपका आंसर सही आएगा, देखो क्वेश्चन 23 दे रखा है, डी इज राइट आंसर है, डी बिल्कुल सही आंसर है। हमने थोड़ा बड़ा वाला n कितना है 10, तो भाई छोटा वाला n कितना होगा, 1 कम होगा क्योंकि ऊपर वाला ब्लैंक छोड़ देते हैं, और मेरा पास c कितना है 2 है, फॉर्मूला क्या था, प्लस माइनस रूट में प्लस माइनस 2c माइनस n अपॉन में छोटा वाला n, ये होता r कॉन्करेंट, प्लस माइनस 2c, c कितना है 4 था, सॉरी 4, यहां फिर गलती कर देता मैं, 4 माइनस 9 अपॉन में 9, प्लस माइनस ये हो गया 8 माइनस 9 अपॉन में 9, तो देखा जाए तो सारे क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस रूट में प्लस माइनस, ये हो गया 8 माइनस 1 अपॉन में 9, सर अब मैं सबको माइनस कर दूं, ये माइनस हो गया, और यहां पर देखो ये आ गया -1 अपॉन में 9, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या ले लूंगा माइनस, और -1 अपॉन में 9 को करूंगा तो 1 डिवाइड बाई 9 करूंगा, तो ये आ गया 0 पॉइंट, तो -0.111 आ रहा है भाई एंड तक, तो माइनस ये तो अंदर बाहर माइनस रहा, ये माइनस क्या हो गया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, 0.11 हो गया, 11 मतलब बढ़ा रहा है, इसका कर देंगे, देखो 0.11 लास्ट तक ले जाना 1 क्योंकि ये भी उसका कर देना रूट, तो आपके पास आया -0.333, देखो -0.33 को हम 1/3 कहते हैं माइनस का, कर लो 1 डिवाइड बाई 3 कर दो तो 0.33 तो आएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं माइनस, तो अब मेरा आंसर क्या होगा, डी, देखो ये डी -1/3, बिल्कुल सही आ गया, ठीक है। तो एक छोटी सी मिस्टेक हमें गलत कर सकती है, n से 1 कम होता है कॉन्करेंट डेविएशन में, द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन ऑफ फॉर p पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज टू बी 1/√3, तो इधर तो हमें दे रखा है 1/√3 एंड द नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन इज फाउंड टू बी 6, तो c हमें दे रखा है, और कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन फॉर p पेयर है, मतलब was found to be 1/3, ध्यान से पढ़ना है, देखो लैंग्वेज को ध्यान समझना, द कोएफिशिएंट ऑफ, ध्यान से पढ़ना, द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, अब इतना भूल जाओ, द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन was found to be इतना, मतलब आपको r दे रखा है 1/√3, ठीक है, और कितने पेयर का, p पेयर का, तो बड़ा वाला n कितना है, p है, तो अगर मैं छोटा वाला निकालूंगा तो एक माइनस करेंगे, यस आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 24, लो भाई लास्ट क्वेश्चन है उस चैप्टर का, करा दिया सारे एमसीक्यू, करा दिए, सब करा दिया ना दोस्तों, ठीक है। तो ये देखो आपके पास अब बड़ा वाला n दे रखा था p, ठीक है, तो छोटा वाला n क्या होगा, p -1 कम होता है, छोटा वाला n बिल्कुल सही, p -1 कम होता है, और आपको r दे रखा था कॉन्करेंट डेविएशन का 1/√3, और आपको c दे रखा है, c कितना दे रखा है दोस्तों,
ये आपको दे रखा है 6 फाउंड टू बी, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू बता दो, बस बता देंगे। ये दे रखा है सी 6, तो सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो आर सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2c माइनस एन अपॉन में एन, ये होता फॉर्मूला। ये दे रखा है 1 अपॉन में √3 प्लस माइनस 2c, सी कितना दे रखा 6, तो ये 12 हो गया क्योंकि सी की वैल्यू 6 है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। और ध्यान सुनना, अब माइनस की गलती मत कर देना, एन की वैल्यू p माइनस 1 है सर, तो ये माइनस लगाने के बाद ब्रैकेट जरूर लगा लेना, गलती हो जाएगी नहीं तो। और यहाँ p माइनस 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेता हूं, तो ये हो गया 1/√3 का स्क्वायर, और जब यहां पर स्क्वायर करा तो ये सब क्या हो गया, ये पूरा स्क्वायर चेंज हो गया, बाहर प्लस माइनस लगा दो, यहां स्क्वायर कर दो, तो माइनस देखो माइनस p अंदर गया तो ये हो गया प्लस का 1 हो गया डिवाइड बाय p माइनस 1, और ये पूरा स्क्वायर कर दो। साइन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि साइन हम लगाते हैं किसके लिए, तो ये स्क्वायर करा तो ये रूट जो हो गया, देखो 1 का स्क्वायर तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और 3 का √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, इससे स्क्वायर से कट गया, एक स्क्वायर इधर भी जाएंगे इसमें, तो माइनस का प्लस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, ये प्लस ही आ गया, ठीक है, ये तो प्लस हो गया। अब यहां पर क्या बचा 12 माइनस p, अच्छा प्लस माइनस यहां पे भी था तो ये भी प्लस माइनस बचा भी, ठीक है, अपॉन में अच्छा प्लस 1 भी है, तो देखो p ये भी तो है प्लस 1 और p माइनस 1, भाई समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी समझ में आ रहा है, ध्यान सुनना, देखो ये प्लस माइनस मेरा जो ये चल रहा था मैंने यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, वैसे ही लिखा हुआ है, रूट से काट दिया, और यहाँ पर मैंने इसका स्क्वायर करा तो प्लस हुआ है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस होगा, तो ये प्लस प्लस बन जाएगा दोनों, ठीक है ना। अब ये इसका स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि वहां रूट से क्या स्क्वायर कट गया था। अब 12 और 1 कितना हो गया 13 माइनस p अपॉन में p माइनस 1, ये 1/3। अब इस केस के अंदर मुझे प्लस माइनस थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने इग्नोर करा क्योंकि वही बिना प्लस माइनस के तो मैं निकाल नहीं सकता, या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये प्लस तो गया, ये तो गायब हो गया प्लस प्लस, और ये प्लस माइनस क्या हो गया, लिख देता हूं, गायब मत करो, यहाँ पर प्लस कर देते। अच्छा तो एक बार क्या चलेगा, एक बार माइनस चल जाएगा, एक बार प्लस चल जाएगा, तो इधर दो टुकड़े हो जाएंगे, तो एक बार 1/3, एक बार प्लस लेकर मैं सोल्व करूंगा 13 माइनस p अपॉन में p माइनस 1, और एक बार 1/3 इज इक्वल टू माइनस लेकर सोल्व करूंगा 13 माइनस p अपॉन में p माइनस 1। अब जरा सोल्व करना दोस्तों, 1/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये होगा p माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने, ये p वाला उधर भेज दिया तो p माइनस 1 इधर हो गया, 3 इधर भेज दिया, तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 13 39 आ गया, और 3 को से करेंगे तो माइनस 3p आ गया, p वाले एक साइड तो p प्लस 3p, और 39 माइनस 1 इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो ये हो गया 4p, 40 आ गया, तो p की वैल्यू क्या आ गई 10, ये हो गया p की वैल्यू। इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये माइनस है, तो ये ब्रैकेट लगा दिया तो अंदर चले गया, ठीक है। तो ये p एक बार इधर आया p माइनस 1, और अपॉन में 3 रहने दो अभी, तो अभी पहले अंदर भेज दो, माइनस 13 हो गया, और उधर भेजेगा तो प्लस p हो गया, अब 3 उधर भेज दो, ये 3 इधर भेज दो, तो p माइनस 1, तो 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो यार 39 माइनस का 39, और 3 को तो भेजेंगे तो प्लस का 3p हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा अब यहाँ p माइनस 3p हो जाएगा, और यहाँ माइनस 39, और ये माइनस क्या होगा प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो उसके बाद p यहाँ पर क्या बच जाएगा माइनस का 2p इज इक्वल टू माइनस का 38, इससे कैंसिल आउट हो गया, देखो यहाँ से 2 माइनस का पेड़ा, तो p की वैल्यू क्या आ गई 38 डिवाइड बाई 2, तो 38 डिवाइड बाई 2 ये आ गया 19, तो p की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 19 आ गई, ठीक है। अब आपका आंसर क्या है 10, जो आंसर हो उस पर क्लिक कर देंगे, 10 आपका है, 19 है नहीं यहाँ पर आंसर, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इन्होंने 10 क्यों प्रीफर करा, प्रीफर क्यों करा मैं बताता हूँ। देखो हमने सिखाया था आपको कि जो यहाँ पर साइन होगा इसका साइन जो होगा वही सबका साइन होगा, तो अब अगर देखो तो यहाँ पर जो साइन देखो, यहाँ पर जो साइन देखो, यहाँ पर जो आ रहा है ये वाला साइन सिर्फ इतना, तो इतना सारा, अब देखो ये आ जाओ साइन, तो ये सारा क्या आ रहा है प्लस का आ रहा है, सारे क्या हो गए प्लस के हो गए, ठीक है। देखो यहाँ पर साइन क्या है प्लस ही तो है आगे, तो ये अगर ये प्लस है तो बाकी सारा भी क्या हो जाएगा प्लस होगा, इसलिए प्लस को प्रेफर करा है, ठीक है। आप ये वाला करो, 10 इज राइट आंसर। लो भाई लो, एमसीक्यू खत्म हो गए भाई, इसके बाद एमसीक्यू ट्रू फॉल्स के अंदर है नहीं, मैंने एक एक क्वेश्चन एक एक चीज आपको करा दी है। नेक्स्ट क्लास से हम करेंगे रेग्रेशन चैप्टर, और ये हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा स्टैटिस्टिक्स के अंदर, फिर प्रोबेबिलिटी बच जाएगी आपकी।
ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर इतना ही, चैप्टर फिनिश हो गया। बाय बाय, टाटा, सी यू। रिवीजन करना चालू कर दो, स्कैनर कराऊंगा मैं, लास्ट चैप्टर बचा है, रेग्रेशन के बाद स्कैनर ही चलेंगे, 5-6 पेपर लूंगा और स्कैनर कराते चलूंगा। ठीक है दोस्तों, रिवीजन करना चालू करो पीछे की, बिल्कुल मैं आपको सख्त कह रहा हूँ, आप रिवीजन करना चालू कर दो। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।